हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 13 चैप्टर को स्टार्ट करें, जिसका नाम है ध्वनि साउंड। इसमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर क्लास चल रही होती है तो कोई पीरियड कैसे समाप्त हो गई होती है, वो बेल बजा के बताया गया था। घर पे कोई आता है तो वो जो होती है बेल, घर की जो घंटी होती है वो बजा के बताई जाती है। ठीक है, कोई घर में हमारे अगर आसपास रहता है तो उसके जो पैरों की आहट होती है, पच्चाप, उसकी वजह से हम सुन पाते हैं कि कोई है। कोई लुका छिपी का खेल खेलता है, अगर आंखों पे पट्टी बंधी होती है तो वो आहट यानी साउंड से पहचानता है। तो ध्वनि जो है हमारे जीवन में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक दूसरे के संपर्क करने में हमारी ये सहायता करते हैं और ये हमें अपने चारों ओर अलग अलग तरीके से ये ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। जैसे कि हमारे आसपास की ध्वनियाँ अलग होती हैं, एक जो संगीत की होती है, बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि, इन सब की भी ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। तो ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे एक दूसरे से प्रबल होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपन। ठीक है, कंपन क्या है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे एक धातु की प्लेट ली गई है। ठीक है, एक बर्तन लिया गया, उसको एक जो है रस्सी से यहाँ पे लटका दिया गया। उसके बाद इस पे एक डंडे से जो है प्रहार किया गया, तो यहाँ पे एक आवाज़ आती है। तो जब प्रहार होता है उसी टाइम इसको टच करके देखें तो इसमें एक कंपन होती रहती है। ठीक है, अगर धीमे करते हैं तो धीमे कंपन होती है, तेज़ रहता है तो तेज़ कंपन होती है। यहाँ पे एक और बनाया गया है, बॉक्स में एक रबड़ पहना दी गई है। ठीक है, बॉक्स में इस तरह के रबड़ पहना के उसके अंदर 2 पेंसिल डाले गए। अब ये जो रबड़ है इसको उठा के छोड़ा गया, तो यहाँ पे भी कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो हमने देखा था अपने पिछले क्लासेस में कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ठीक है, जब हमने जो यहाँ पे रबड़ था, ठीक है, उसको एक रबड़ के छल्ले को जब प्लग किया, आकर्षित किया और उसे बीच से खींचकर छोड़ दिया तो वो कंपन कर रहा था और ध्वनि उत्पन्न हो गई। जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। ठीक है, आगे बताया गया है कि कुछ स्थितियों में हम कंपन को देख नहीं सकते, पर कुछ में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक थाली ली गई है, उसमें पानी भर दिया गया, अब उसे चम्मच से धीरे से यहाँ पे टच किया गया, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें जो पानी में होती है तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तेज़ से करेंगे तो तेज़ से, और थाली को छूने पर भी उसमें कंपन पता चलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएँ ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, इन कंपनों को अनुभव कर सकते। आयाम हम आगे भी पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, इस तरह से जो रेखाएं बनती हैं। नारियल का एक खोखला खोल बनाया गया है, उसे एक वाद्य यंत्र एक तारा की तरह। तो अब यहाँ पे पहचानना है कि यहाँ पे जो ध्वनि हुई वो किसके कंपन से उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे जैसे सारणी बनाई गई है कि वीणा में क्या कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तानी डोरी, तबले में झिल्ली, बांसुरी में वायु स्तंभ, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, कुछ जो है मंजीरा, घटम, नोट यानी मिट्टी के जो बर्तन और करताल होते हैं, ये वाद्य यंत्र जो होते हैं बहुत जगह हमारे देशों में बजाए जाते हैं, लेकिन इन पे जो होता है इनको पीट कर या आघात करके इनमें से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आगे एक जो है ग्लास लिए गए हैं, उसमें जो है कम से ज़्यादा की मात्रा में यहाँ पे पानी भरे गए। उन पे धीरे धीरे एक पेंसिल से प्रहार करके जब देखा गया तो यहाँ एक जो होती है एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको जो है जल तरंग कहा जाता है। जब हम किसी वाद्य यंत्र या जैसे सितार या तार को उसके तार को कर्षित करते हैं तो हम केवल तार की ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती है, बल्कि हमें पूरे संपूर्ण यंत्र जो है वो कंपन करता है, हमें पूरे संपूर्ण यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, इसी प्रकार मृदगम की झिल्ली पर जब हम आघात करते हैं तो हमें केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनाई देती है। आगे है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। ठीक, अब जो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, हमारी जो ध्वनि होती है, हमारे में एक वाक यंत्र होता है जिसको कि लैरिंग्स कहा जाता है, यानी कि कंठ। ठीक है, हम यहाँ पे अगर हम गले में एक उभरा हुआ प्लेस महसूस करते हैं तो वो होती है हमारी लैरिंग्स, इसको वाक्यंत्र कहा जाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। ठीक है,
वाक् यंत्र के आर पार यहाँ पे दो एक इस प्रकार से तानुत जो होते एक तंतु होते हैं, उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। ठीक है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होती है, जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो वाक् तंतुएं होते हैं ये मांसपेशियों के तंतुओं को जो होते हैं ढीला या फिर तना हुआ, दोनों तरह से उनको कर सकते हैं। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है, और जब ढीले और मोटे होते तब भी भिन्न होती है। तो किस प्रकार होता है ये देखते हैं। ये हमारा लैरिंक्स काम कैसे करता है, सबसे पहले वो समझते हैं। यहाँ पे दो इलास्टिक लिया गया है, ठीक है, उसको खींचकर उनके बीच से हवा प्रवाहित की जा रही है, तो उसमें कुछ आवाज़ आती है। ये ऐसा हम लोग भी बहुत करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, एक पेपर लिया गया है, ठीक है, एक पेपर लेने के बाद उसको यहाँ से काट दिया गया है। काट देने के बाद फिर इसको मोड़ दिया गया है। जो ये कटा हुआ भाग है ये पीछे आ गया। मोड़ने के बाद इसमें से यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ से जो है हवा भेजी जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारे वाक् तंतु जो होते हैं बिल्कुल ऐसे ही कार्य करते हैं। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई 20 mm होती है, महिलाओं में ये लगभग 5 mm छोटे होते हैं। ठीक है, बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हमें पुरुष, महिलाओं और बच्चों के बीच के जो उनकी ध्वनियाँ होती हैं उसमें परिवर्तन सुनाई देता है। आगे है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम कुछ दूर पे रहकर किसी को बुलाते हैं तो वो ध्वनि सुनाई देती है, उसके लिए एक माध्यम होता है जो कि हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन होता है, वो है वायु। जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया, एक ग्लास लिया गया, ग्लास में एक मोबाइल रख के इस पर कॉल किया गया, तो इसमें ध्वनि इसकी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन वही जब इस ग्लास की ध्वनि को बाहर निकाल दिया गया और फिर इस पर किया गया तो वो ध्वनि सुनाई नहीं दी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ध्वनि है वो वायु में चल रही है, यानी कि अगर हम इसमें से हवा निकाल चुके हैं यानी कि वो निर्वात हो गया, वैक्यूम हो गया, और निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है इस पूरे लाइन में। आगे हम देखते हैं एक बाल्टी, ठीक है, एक बाल्टी या बाथटब लिया गया है, उसमें पानी भर के देखा गया है कि क्या ये ध्वनि द्रवों में भी संचारित होती है। तो उसमें एक बेल बजाया जा रहा है जो कि किसी भी इसके पृष्ठ से टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके कान से इसको सुना जा रहा है, तो जब सुना गया तो ये ध्वनि हमें सुनाई दी। तो इस प्रकार हमें पता चला कि व्हेल, डॉल्फिन जो होती जल के अंदर इस प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। अगला है कि क्या ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। तो यहाँ एक मीटर स्केल लिया गया है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे इसको कान के पास लगाया हुआ है, दूसरा बच्चा इसके किनारे पर कुछ उसको जो होता है टच करना या खुरचने का काम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इस बच्चे को यहाँ पे ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, अगला है कि अगर हम एक मेज़ पर इस तरह से आवाज़ सुने और यहाँ पे कोई आवाज़ करे तो हमें ये सुनाई देता है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि ठोस में ध्वनि का संचरण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बचपन में एक जो होता था, 2 केन के डिब्बे में एक रस्सी लगा के एक इसको टेलीफोन की तरह यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे ये है कि ये जो है धागों में भी ध्वनि संचारित होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो ध्वनियाँ हैं इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं। ठीक, तो हमने बोलने का देख लिया कि हम लैरिंक्स से बोल रहे हैं, अब हम देखेंगे हम ध्वनियों को सुनते कैसे हैं। तो कान, ईयर जो है हमारी बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, एक फनल होता है, कीप होती है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये बाहरी भाग है, इसमें वायु प्रवेश करती है और अंदर जाके यहाँ पे एक ईयर ड्रम होता है, यानी कि एक पतली झिल्ली होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके जानने के लिए ईयर ड्रम को कर्णपटक कहते हैं। कर्णपटक कैसे कार्य करता है यहाँ पे बताया गया है। एक डिब्बा लिया गया है, ठीक है, इसके दोनों सिरे को कट कर दिया गया है। ठीक है, नीचे भी ओपन है, ऊपर भी, लेकिन ऊपर के साइड एक जो है बलून को लगा के इसको ढक दिया गया है। ठीक, और इसके ऊपर एक थर्माकोल की कुछ जो है कड़ को रख दिया गया है। उसके बाद नीचे से यहाँ से इसमें से बोला जा रहा है। तो ये क्या हो रही है, ध्वनि ऊपर जाके टकरा रही है और ये जो थर्माकोल के कड़ थे वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो कड़ पर जो होती है एक तानित रबर शीट के समान होती है। ध्वनि के कंपन कर्णपटक को कंपित करते हैं और इन कंपनों का जो आंतर कर्ण होता है, यानी इनर जो
इनर ईयर होता है वहाँ तक इन कंपनों को भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से ये मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ हम देख लेते हैं, ये हमारा बाहरी भाग है, कान का हिस्सा है। इसमें से ध्वनि यहाँ आती है। ये जो है ये ईयर ड्रम है, कर्णपटा, ठीक है। इसमें से फिर क्या होगा, ये अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉक्लिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ये ईयर के। इसके अंदर से कर्णपटल से ये ध्वनि भेज दी जाती है इनर ईयर को, ठीक है। इनर ईयर में भेजने के बाद ये चली जाती है आपकी मस्तिष्क में, वहाँ से फिर ध्वनि हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, ठीक है। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु का इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इस गति को दोलन गति कहते हैं, ऑसिलेशन मूवमेंट, ठीक है। हम इसमें दोलन गति पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं हम आवृत्ति। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, यानी कि 1 सेकंड में जितना भी दोलन करेगा वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मापन जो होता है हर्ट्ज में होता है, इसको HZ से बताते हैं, ठीक है। HZ आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा कर रही है तो उसकी आवृत्ति 20 होगी, 20 हर्ट्ज होगी, ठीक है। आगे है ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तुओं को देखे बगैर भी आप उनके अनेक सुपरिचित ध्वनियों को हम पहचान सकते हैं। ये ध्वनि अलग अलग तरह की हो सकती हैं, ठीक है। इनके कारक भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए इनका आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। यहाँ पे एक जो है एक चम्मच से अगर हम एक ग्लास पे टकराएं तो वो एक अलग साउंड आएगा, और यहाँ पे एक मार्बल का टुकड़े को बांध के किया गया तो उसमें एक धीमी और अच्छी ध्वनि आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, ठीक है, तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो ध्वनि मंद होती है, ठीक है। यानी कि आयाम अगर ज़्यादा है तो ध्वनि बहुत तेज़ होगी। तो यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि ध्वनि की प्रबलता, जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन है उनके आयाम का वर्ग अगर 2 है तो यानी उसका वर्ग करने पर 4, ठीक है, उसके समानुपाती होता है। यहाँ सामान्य श्वास का 10 डेसिबल, हम धीरे धीरे जो फुसफुसाते हैं वो 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत में 60 डेसिबल, और व्यस्त जो यातायात होता है उसमें 70, और औसत फैक्ट्री में 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे कि अगर आयाम कम है, ठीक है, जब हम बता रहे हैं कि आयाम जब छोटा होता है तो ध्वनि मंद है, और जब यही आयाम किसी कंपित वस्तु को ज़्यादा है तो उसका जो ध्वनि होती है वो बहुत प्रबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे और बड़ों की ध्वनि में हम देख सकते हैं कि कितनी आगे है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है, ठीक है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। हमने एक ड्रम का देखा, यहाँ पे एक सीटी का देखा, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चला कि ढोल जो है वो मंद आवृत्ति से कंपित कर रहा है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। वहीं सीटी की आवृत्ति अधिक है, इसलिए वो अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। पक्षी जो होते हैं उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर का दहाड़ तारत्व मंद है, इसलिए शेर का दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है, ठीक है। शेर का दहाड़ प्रबल है, यानी कि शेर का जो दहाड़ था वो तारत्व तो मंद था, यानी आवृत्ति वहाँ पे कम थी, लेकिन प्रबल है। लेकिन जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल है, उसका तारत्व जो है क्या उच्च तारत्व का है, ठीक है। यानी कि उच्च तारत्व में तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ, यानी कि कौन सी ध्वनि को हम सुन सकते हैं, कौन सी ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज के कम आवृत्ति की ध्वनियाँ हम नहीं सुन सकते हैं,
ठीक है, और करीब 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 किलो हर्ट्ज़ से अधिक की आवृत्तियों को भी हम नहीं सुन सकते। यानी कि हमारा जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक का है, यानी इसके बीच की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक की ध्वनि सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ते, ठीक है, लेकिन उन्हें मानव नहीं सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी जो सीटियाँ यूज़ करते हैं उसकी ध्वनि बहुत ही ज़्यादा होती है। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड उपकरण जो होते हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान के और निदान के लिए होते हैं, वो 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। इसलिए हमारे लिए जो आवृत्ति का रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच है। आगे है शोर तथा संगीत। ठीक, हमारे आस पड़ोस कोई एक निर्माण कार्य चल रहा होता है, ठीक है, कुछ ध्वनि क्या होती है कि उसमें से काफ़ी ध्वनियाँ आती हैं, जैसे और कुछ बस या ट्रक हो तो उनके हॉर्न, ये सारी ध्वनियाँ हमें अच्छी नहीं लगती, तो इन्हें हम शोर कहते हैं। यानी कि कुछ ध्वनियाँ जो हमें सुखद लगती हैं और कुछ जो अच्छी नहीं लगती, तो जो अच्छी नहीं लगती है वो हमारे लिए शोर है। वहीं पे कहीं वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ होती हैं, उनका हम बहुत ही आनंद लेके उन्हें सुनते हैं, यानी सुस्वर ध्वनि वह जो कानों को सुखद लगती है, यानी जैसे हारमोनियम द्वारा, सितार के द्वारा, तो ये एक हमारे लिए सुखद ध्वनि होती है। आगे है शोर प्रदूषण। ठीक है, हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार अगर वातावरण में अत्यधिक अवांछनीय ध्वनियों का शोर जो हो तो उसे शोर प्रदूषण कहते हैं, यानी नॉइस पोल्यूशन। ये जो प्रदूषण कार्य होते हैं, वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोटक, ठीक है, मशीनों के लाउड स्पीकर, इस तरह से कुछ जो हैं हमारे लिए अवांछनीय होते हैं। ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे अप्लायंसेस होते हैं, कूलर है, वातानुकूलर है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। आगे शोर प्रदूषण की हानियाँ क्या हैं। परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याओं का कारण बनती है, जैसे अनिद्रा, अति तनाव यानी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता और बहुत सारी समस्याएं। ठीक है, अगर इनकी ध्वनि बहुत ही प्रबल होती जाएगी तो व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो है अस्थायी या फिर स्थायी रूप से चली जाएगी। शोर प्रदूषण को सीमित रखने का उपाय। शोर को नियंत्रित करने के लिए हमें शोर के स्रोतों को पर नियंत्रण करना चाहिए। कैसे किया जा सकता है? इसके लिए इंजन, यातायात, वाहनों, औद्योगिक मशीनों, इन सब में जो है साइलेंसर लगाना चाहिए। शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर करना चाहिए। ठीक है, और जो शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित भी करना चाहिए। स्वचालित वाहनों में हॉर्न का उपयोग कम करें। टेलीविज़न और संगीत का जो है उनकी ध्वनि को कम रखें। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुँचे। आगे है श्रवण क्षति। ठीक है, श्रवण की क्षति प्रायः जन्म से होती है और जिनमें बाद में होती है, यानी आंशिक असक्षमता यानी डिसेबिलिटी हो जाती है, जिनमें वो या तो किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। ठीक है, इनको ऐसे बच्चे जो होते हैं इंगित भाषा यानी संकेत भाषा से जो होते प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण शक्ति से ग्रस्त बच्चे जो होते वाक शक्ति भी उनमें दोषपूर्ण होती है, यानी कि अगर जो सुन नहीं सकते उनमें होता है कि वो बोल भी नहीं पाते हैं कभी कभी। ठीक है, और इन सब के लिए जो है अब बहुत सारा हमारा साइंस जो है डेवलप कर चुका है। श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज में बहुत कुछ किया जा सकता है। आगे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, मनुष्य वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि का माध्यम तीनों है, गैस, द्रव, ठोस। ठीक है, निर्वात में नहीं संचारित हो सकती। कर्णपटल ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं, यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं और इस प्रक्रिया में इसे श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का हर्ट्ज है Hz। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व ध्वनि होती है और यह ध्वनि अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ शोर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो हमारे लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे और अन्य स्थानों पर
पेड़ लगाने से शोर का जो है प्रदूषण वो कम किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।